नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित। दूसरा, दिल्ली में अफगान इशू पर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, इससे संबंधित एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो सफिशिएंट नहीं था, छोटा सा आर्टिकल था। आज के आर्टिकल में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे माओइज्म से संबंधित, और लास्ट में देखो नक्सलिज्म के टॉपिक को हम ब्रीफ में डिस्कस भी कर लेंगे। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी में, वो आपका ब्रीफली कवर हो जाएगा। इस पूरे चारों आर्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम वो वीडियो डिस्कस करेंगे नक्सलिज्म वाली। चौथे नंबर पे साइबर बुलिंग से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आज का कोट देख लीजिए महात्मा गांधी का, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रोंग। महात्मा गांधी के अनुसार डेमोक्रेसी का मतलब ये है जिसमें जो कमजोर व्यक्ति है उसको भी सेम चांस मिले जो कि मजबूत व्यक्ति को यानी स्ट्रोंग पर्सन को मिल रहा है। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, डिस्कस अबाउट सम ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज टू फाइट टेररिज्म। टेररिज्म की जगह यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी हो सकता है, नक्सलिज्म, माओइज्म, मतलब ये इंसर्जेंसीज हो सकती हैं। तो बताइए आप कौन से ऐसे नॉन वायलेंट स्ट्रेटजीज हैं आतंकवाद से या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के 2 जजेस की जो ट्रांसफ़र की गई है, इनका जिक्र है। इन केसेस का मेंशन करके राइटर बताने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस की जो ट्रांसफ़र की जा रही है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले बात की जाती है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की। मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी हैं, इनकी मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई। और दूसरा जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई मद्रास हाई कोर्ट में। देखो एक जो ट्रांसफ़र है संजीव बनर्जी की, ये तो एक प्रकार से पनिशमेंट ट्रांसफ़र है, अभी हम जानेंगे कैसे। और दूसरी जो ट्रांसफ़र है इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुनीश्वर नाथ भंडारी की मद्रास हाई कोर्ट में, ये रिवॉर्डिंग ट्रांसफ़र है, कैसे वो भी हम जानेंगे। पहले केस की बात करते हैं संजीव बनर्जी। इनको देखो 31 दिसंबर 2020 को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था और इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभाला 4 जनवरी 2021 को। बिना प्रमोशन के ये रिटायर होते 1 नवंबर 2023 को, यानी कि 2 और साल तक ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर सकते थे। लेकिन इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई मेघालय हाई कोर्ट में। अब आपके मन में आया होगा, अरे ट्रांसफ़र ही तो की है, हटाया थोड़ी ना है। बिल्कुल सही, लेकिन देखो आप कंपेयर कीजिए, मद्रास हाई कोर्ट में कितने जज हैं? 75 जज। तो एक तरफ वहाँ 75 जजेस के चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे, और मेघालय हाई कोर्ट तो 2013 में बनी है। मेघालय हाई कोर्ट को बने ज़्यादा साल नहीं हुए, और मेघालय हाई कोर्ट में टोटल जज हैं सिर्फ 4, और 4 में से 1-2 पोस्ट तो खाली हैं। तो अभी फ़िलहाल मतलब 2 पोस्ट हैं, वो 2 जज के चीफ जस्टिस के तौर पे काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर उनकी जो ट्रांसफ़र की गई है ये एक प्रकार से पनिशमेंट है कि इतनी बड़ी हाई कोर्ट से इतनी छोटी हाई कोर्ट में भेजना। और ख़ास बात ये है, अगर देखो ये पनिशमेंट है तो कोलिजियम के द्वारा कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि संजीव बनर्जी की ट्रांसफ़र क्यों की गई है, उन्होंने क्या गलत किया। देखो संविधान का जो आर्टिकल 222 है उसके अनुसार हाईकोर्ट के किसी भी जज की, इवन चीफ जस्टिस की, किसी दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। कोलिजियम की रिकमेंडेशन के बाद ऐसा होता है आज के समय में, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोलिजियम जो है अपनी रिकमेंडेशंस भेजता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट आपको पता है एक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो मान लीजिए कोलिजियम ने रिकमेंडेशन भेजी कि संजीव बनर्जी की ट्रांसफ़र कर दी जाए मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल जाएगी, यानी प्रेसिडेंट के पास फाइल जाएगी। अब देखो प्रेसिडेंट अगर संतुष्ट नहीं है ना, कोलिजियम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया बताओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट संतुष्ट नहीं है कोलिजियम के आंसर से, तो प्रेसिडेंट कोलिजियम को फाइल वापस लौटा सकता है कि आप एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिए कि इस जज को अपॉइंट करना है या फिर इस जज की ट्रांसफ़र करनी है या फिर नहीं करनी है। लेकिन कोलिजियम फिर से अगर वही रिकमेंडेशन भेज दे कि नहीं भैया हम चाहते हैं कि इस जज को ट्रांसफ़र किया जाए मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में, फिर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही होता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी चालाक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चालाक होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इस जज को अपॉइंट नहीं होने देना है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ये रिजेक्ट तो कर नहीं सकते कोलिजियम की रिकमेंडेशन को, सिर्फ एक बार वापस भेज सकते हैं रिकंसीडर के लिए। तो ना प्रेसिडेंट अपने पास फाइल दबा के रख लेते हैं, मतलब ना तो अप्रूवल दिया ना ही रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, अप्रूवल वो देना नहीं चाहते, तो बस अपने पास फाइल रखते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। इतने में तो कोलिजियम के जज ही चेंज हो जाते हैं। तो आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली अपनी बात कई बार बनवा लेता है। तो यहां पे राइटर का पॉइंट ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना तो कोलिजियम से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकती है या फिर बोल सकती है कोलिजियम को, आप रिकंसिडर कीजिए संजीव बनर्जी को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में। लेकिन हुआ क्या, किरण रिजिजू जो अभी लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तारीफ की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि किरण रिजिजू एकमात्र लॉ मिनिस्टर हैं जिन्होंने जुडिशियल वर्क को पहचाना, एक्नॉलेज किया मेहनत को। तो मतलब दोनों सेम पेज पे हैं। सरकार भी ये चाहती है कि संजीव बनर्जी की ट्रांसफ़र कर दी जाए और कोलिजियम भी यही चाहता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट विरोध करेगा इस चीज़ का, ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। इसके बाद दूसरी केस स्टडी है जस्टिस भंडारी की ट्रांसफ़र की। इनको ट्रांसफ़र किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में। देखो अब जो इनकी ट्रांसफ़र की गई है ना मद्रास हाईकोर्ट में, इफेक्टिवली ये मद्रास हाईकोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं ट्रांसफ़र के बाद। तो अगर इनको मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं भी नियुक्त किया गया, तो भी अगर कोई भी चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हुआ है, तो एब्सेंस में चूंकि ये सीनियर मोस्ट जज हैं, तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करेंगे मद्रास हाईकोर्ट की। तो इसका मतलब ये हुआ जस्टिस भंडारी के लिए ये रिवार्डिंग ट्रांसफ़र है, क्योंकि कोलिजियम को पता था कि मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद ये सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम भी करेंगे। लेकिन देखो राइटर ये बोलते हैं, पहले ना राजस्थान हाईकोर्ट में काम कर रहे थे जस्टिस भंडारी, इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जस्टिस भंडारी ने रिप्रेजेंटेशन दी कि मेरी ट्रांसफ़र आप मत कीजिए, रोक दीजिए। लेकिन कोलिजियम ने कहा कि हमने जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ट्रांसफ़र की है जस्टिस भंडारी की राजस्थान हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मतलब इन्होंने कुछ गलत किया था तभी इनको ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में। यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसी एक्सप्लेनेशन दी थी कोलिजियम ने कि इनकी ट्रांसफ़र की जा रही है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंश्योर किया जा सके। बट राइटर ये बोलते हैं, जब देखो उस समय इन्होंने गलती की थी, मतलब कुछ ना कुछ कमी मिली थी इनके कामकाज में, तभी इनको ट्रांसफ़र किया गया था, तो अब जाके इनको मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वहां पे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी काम करेंगे। तो इन्होंने क्या अच्छा कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, ये क्वेश्चन राइटर पूछना चाहते हैं। लास्ट में देखो राइटर के द्वारा 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए जाते हैं। पहला पॉइंट देखो, 16 सितंबर को इन दोनों जजेस की ट्रांसफ़र का डिसीजन ले लिया गया था कोलिजियम के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इतना डिले क्यों किया गया पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करने के लिए। डिसीजन जब 16 सितंबर को ले लिया गया था, तो इसे पब्लिक 1.5 महीने बाद क्यों बनाया गया। दूसरी बात जो राइटर रेज करते हैं वो ये है, देखो एक प्रोसीजर ये होता है, जब भी कभी कोलिजियम के द्वारा ऐसा कोई प्रपोजल दिया जाता है ना कि इस जज की यानी ए जज की ट्रांसफ़र कर दी जाए एक्स हाईकोर्ट से वाई हाईकोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जज जिनका स्टेट सेम है किससे, ए जज के स्टेट से, फॉर एग्जांपल ए जज जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो वेस्ट बंगाल के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वेस्ट बंगाल के जज हैं ना, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है, उनको बोला जाता है कंसल्टी जजेस, क्योंकि उनका स्टेट सेम है
उस जज के स्टेट से जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो पूछ लिया जाता है कि भैया इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आपका स्टेट सेम है, आप अच्छे से राय दे सकते हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जस्टिस बनर्जी के केस में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनसे पूछा जा सकता था, कंसल्टी जजेस वो थे, उनका स्टेट सेम था, लेकिन सिर्फ एक जूनियर जज से पूछा गया, बाकी जजेस को इग्नोर कर दिया गया, उनकी राय ली ही नहीं गई। तो ये भी एक सीरियस कंसर्न है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो अफगान इश्यू से संबंधित है। कंटेक्स्ट आपको पता है, 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान ऑर्गेनाइज हुई थी 10 नवंबर को। इसमें 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या फिर जो इक्वल पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनवाइट चाइना और पाकिस्तान को भी किया गया था, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा तो देखो रसिया, ईरान, सेंट्रल एशिया के 5 जो देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और वैसे देखो चाइना और पाकिस्तान को तो करना ही नहीं था। पाकिस्तान तो हमेशा से नहीं चाहता कि इंडिया का कोई रोल हो अफगानिस्तान में। और दूसरा, जिस प्रकार से अभी इंडिया और चाइना के टाइज हैं, टेंशंस हैं लद्दाख रीजन में, तो कम ही उम्मीद की जा रही थी कि चाइना और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस ने देखो एक सिग्नल तो साफ साफ दिया है। कई सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं जैसे ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया के भी अफगानिस्तान में लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। अफगानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो इससे इंडिया के इंटरेस्ट भी वायलेट होंगे, ये रीजनल कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दिल्ली डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट अनाउंस किया गया, उसमें देखो ये बोला गया रीजनल कंट्रीज भी वही कंसर्न्स शेयर करते हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा किए जाते हैं। कौन से कंसर्न्स? मेन तो कंसर्न यही है ना, आपको पता है, अफगानिस्तान की सोइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दूसरे देशों में टेररिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए। इंडिया को सबसे बड़ा डर यही है कि तालिबान के आने के बाद इंडिया विरोधी जो टेरर कैंप्स हैं वो ना पनपने लगें अफगानिस्तान की धरती पर। यही डर रशिया को भी है, यही डर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को है, चाइना को है, ईरान को है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डर है। इवन यूएसए ने जब एग्रीमेंट किया था दोहा में तालिबान के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले कंडीशन यही रखी थी, अगर तालिबान सत्ता में आ भी जाता है तो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मतलब दोहा पीस एग्रीमेंट में तो यूएसए के इंटरेस्ट की बात बोली गई थी, लेकिन सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का यही कंसर्न है। तो ये बात दिल्ली डिक्लेरेशन में भी बोली गई। कल को देखो दिल्ली डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगान इशू। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें बोली गई हैं। पहली बात, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए टेररिज्म फैलाने के लिए। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान में ओपियम की प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। अगर ओपियम की प्रोडक्शन बेलगाम हो जाती है अफगानिस्तान में तो इंडिया में भी ड्रग्स की जो तस्करी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इंडिया का कंसर्न है। तीसरी चीज़, अफगानिस्तान जो है जेंडर इश्यूज़ पर, माइनॉरिटी राइट्स के इशू पर थोड़ा लिबरल हो और जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं कि माइनॉरिटी को राइट्स दिया जाए, जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाए, उन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को तालिबान अपनाए। इसके बाद नेक्स्ट बात दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बोली गई कि अफगानिस्तान में एक ओपन ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए जो कि अफगान लोगों की विल को रिप्रेजेंट करे। इसमें अफगानिस्तान की सभी जो सेक्शंस हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं ये रियलिस्टिक चीज़ नहीं है ये मांग करना कि अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए। आप रियलिटी को समझिए। जब 1990s में 1996 में तालिबान की सरकार बनी थी ना, तब तो तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर रहा था, नॉर्दर्न अलायंस का प्रेशर भी था। तब तो देखो तालिबान ने इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की नहीं। अभी तो तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर रहा है। और तालिबान की जो ये विक्ट्री है ना अफगानिस्तान में, ये मिलिट्री विक्ट्री है। तो क्या तो तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा? नहीं करेगा। तो ये रियलिटी इंडिया को अब समझ लेनी चाहिए। देखो इंडिया को ये समझने की आवश्यकता है कि 15 अगस्त को जो अफगानिस्तान में हुआ ना, अब अफगानिस्तान का भविष्य पूरी तरह से चेंज हो गया है। जिस प्रकार से
जो उनके राष्ट्रपति थे घनी, वो छोड़कर भाग गए। तो इंडिया पुरानी स्ट्रेटजी से डील नहीं कर सकता अफगानिस्तान को। इंडिया को प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अब चाहिए। बेशक देखो, इंडिया ने तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अभी भी देखो, इंडिया का तालिबान के साथ उसके बाद कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, जबकि ये सारे देश जिन्होंने दिल्ली में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, इन सब का ना तालिबान के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये सभी देश बस इतना चाहते हैं कि तालिबान हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दे, बस तालिबान ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारे देश के इंटरेस्ट हार्म हो। ये सभी देश यही चाहते हैं। इवन दिल्ली में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस के बाद रशिया ने जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की, उसमें भी यही बोला गया कि हर एक जो देश है वो अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेगा, ना कि कॉमन पोजीशंस होंगी इस इशू पर। तो इंडिया को भी देखो ये समझना चाहिए कि कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करने वाली है अफगानिस्तान में। इंडिया को खुद ही अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होंगे। और इंडिया के लिए अच्छी बात देखो ये है, बेशक पाकिस्तान के आज के समय में तालिबान के साथ अच्छे लिंक हैं। तालिबान के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो सालों साल पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में उनका इलाज हुआ है, पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान ने मदद करी है लंबे समय तक तालिबान की, ताकि वो अफगान युद्ध को जीत सकें। लेकिन ये भी एक सच है, अफगानिस्तान का कोई भी रूलर हो वो देखो किसी फॉरेन पावर पर डिपेंड नहीं होना चाहता है। अफगानिस्तान का इतिहास हमें ये बताता है कि कोई भी, तो अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि हमने तालिबान की मदद की थी, इस वजह से हम तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, नहीं भैया, ये उनकी फितरत में नहीं है। अभी से तालिबान ने ऐसा सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे तालिबान अपॉइंटेड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले और उन्होंने इमरान खान को बोला कि इंडिया हमें वीट भेजना चाहता है, फूड ग्रेन भेजना चाहता है, तो आप एक्सेस दीजिए, आप सड़क के माध्यम से इंडिया को अफगानिस्तान में फूड ग्रेन्स पहुंचाने दीजिए। तो इमरान खान को भी मजबूरी में जवाब देना पड़ा कि हाँ, हम पॉजिटिवली इस इशू पर विचार कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से तालिबान का सिग्नल है पाकिस्तान को कि ऐसा मत सोचिए कि हम आपके ऊपर में डिपेंडेंट हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए। तो ये सिग्नल इंडिया को भी समझना चाहिए। इंडिया ने अभी बोला है कि हम 50,000 टन जो वीट हैं वो अफगान लोगों को देना चाहते हैं वाया पाकिस्तान। तो तालिबान ने इंडिया के इस डिसीजन का स्वागत किया। इंडिया चाहे तो इस ऑफर को थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकता है। 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वीट जो है इंडिया दे सकता है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में अफ़गान लोगों को, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है अफ़गानिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। 2002 में जब टोक्यो अफ़गानिस्तान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, तब इंडिया ने यही अनाउंस किया था कि हम 1 मिलियन मेट्रिक टन वीट अफ़गानिस्तान को देंगे। तो एक बार फिर से वही अनाउंसमेंट इंडिया के द्वारा की जा सकती है। और देखो, इंडिया और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए ये बोल सकता है कि हम वाघा बॉर्डर पर जो ये अनाज है जो हम अफ़गानिस्तान को देना चाहते हैं, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सौंप देंगे अगर पाकिस्तान को किसी प्रकार का डाउट है तो। फिर भी पाकिस्तान अगर रोड़े अटकाता है ना, इंडिया को अनाज नहीं भेजने देता है अफ़गानिस्तान में, तो इंडिया अफ़गान लोगों को क्लैरिफाई कर सकता है कि देखो, हम तो आपको फूड देना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो अफ़गान लोग जो हैं वो और ज़्यादा रियलिटी जान जाएंगे पाकिस्तान की, मतलब अफ़गान लोगों में और ज़्यादा नफरत पैदा होगी अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के अगेंस्ट। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, अगर देखो इंडिया डायरेक्टली अभी फ़िलहाल ज़्यादा तालिबान के साथ एक्टिवली एंगेज नहीं करेगा ना, तो बल्कि पाकिस्तान को तो फ्री हैंड मिल जाएगा अफ़गानिस्तान में। फिर तो पाकिस्तान जो मर्जी चाहे वो कर सकेगा। इसलिए इंडिया को पाकिस्तान को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए अफ़गानिस्तान में। तो क्या इंडिया को करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, आप एक्टिवली तालिबान के साथ तभी एंगेज करोगे ना जब आपकी वहाँ पे प्रेजेंस होगी। इंडिया की अभी काबुल में कोई प्रेजेंस ही नहीं है। सभी जो इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे रशिया, उन्होंने अपने मिशंस ओपन रखे हैं काबुल में,
तो वो तालिबान के साथ डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एक्टिवली एंगेज तालिबान के साथ नहीं कर रहा है। तो देर हो जाएगी, इंडिया को अभी एक्शन लेने की आवश्यकता है, अदरवाइज बाद में पछताने के कुछ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नक्सलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली में एक पुलिस ऑपरेशन चलाया गया फोर्सेस के द्वारा और इसमें 26 रिबल्स की डेथ हो गई। गढ़चिरौली देखो महाराष्ट्र का सबसे गरीब जिलों में से एक है, लार्जली फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है और ट्राइबल्स की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के साथ लगता है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जो माओइज्म आया वो छत्तीसगढ़ से ही आया। हाल फिलहाल में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे मेजर एनकाउंटर्स हुए हैं। जैसे देखो अप्रैल 2018 में 2 सेपरेट ऑपरेशंस में 40 माओइस्ट की डेथ हो गई, लेकिन मई 2019 में एक दुखद घटना हुई, 15 पुलिस पर्सनल शहीद हो गए एक ऑपरेशन में। लेकिन देखो फिर भी गढ़चिरौली जो है उन चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से काफ़ी ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो माओइस्ट जो है ना, उनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो मारे गए हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। उनका जो इन्फ्लुएंस बेस है वो भी काफ़ी कम हो गया है पहले के अपेक्षाकृत। पहले वो ट्राइबल्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, लेकिन आजकल इतना नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो अब डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचने लगे हैं। सड़कें बनना, स्कीम्स का लाभ मिलना, ये लाभ अब ट्राइबल्स को मिलने लगे हैं, तो वो माओइस्ट की बातों में ज़्यादा आते नहीं हैं। इस वजह से माओइस्ट जो हैं अब अपना जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हैं, बल्कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पहले के अपेक्षाकृत कम हो रहा है। बावजूद इसके देखो वायलेंस तो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में जाना भी कि ऑपरेशन ऐसे चलते रहते हैं, कई बार सिक्योरिटी पर्सनल पर भी अटैक हो जाते हैं। लेकिन जो ये कभी कभार ऑपरेशन चलते हैं ना, जैसे साल में 1-2 बार बड़े ऑपरेशन चलते हैं, तो इनमें क्रॉस फायर में ट्राइबल लोग भी आ जाते हैं। मतलब कई बार ट्राइबल्स की भी डेथ हो जाती है, ट्राइबल्स भी सफ़र करते हैं इस वायलेंस के कारण। देखो अगर माओइस्ट को ये लगता है ना कि वायलेंस की सहायता से हम इंडिया में सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, जैसे कि चाइना में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे आर्म स्ट्रगल के बाद, सिविल वार के बाद चाइना में, तो वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ना तो माओइस्ट को इंडिया इतना ज़्यादा सपोर्ट हासिल है पीजेंट से, और ना ही चाइना में और इंडिया में कंडीशंस सेम हैं। चाइना में सिचुएशन टोटली अलग थी, और चाइना में जो कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे ना सिविल वार के ख़त्म होने के बाद, वो डायरेक्ट स्ट्रगल के बाद आए थे। लेकिन हमारे देश में जो माओइस्ट हैं वो गुरिल्ला वारफेयर कर रहे हैं, इसमें उनकी जो जीत है वो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, उनकी हार निश्चित है। तो माओइस्ट जो है वो वायलेंस फैला रही हैं एक लोस्ट काज के लिए। लेकिन हाँ, उनको थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिलता है तो क्यों मिलता है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई तो रीज़न होगा कि ट्राइबल जो हैं वो सिस्टम से नाराज होकर माओइस्ट का साथ देने लगते हैं। तो सरकार को जहाँ जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी भी हावी है ना, वहाँ पे सरकार को ट्राइबल्स की सपोर्ट हासिल करने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास ट्राइबल्स का और ज़्यादा जगह, इलेक्टोरल सिस्टम में ट्राइबल्स का विश्वास और ज़्यादा जगह, इसकी कोशिश लगातार सरकार को करने की आवश्यकता है, ताकि पूरी तरह से माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म सब कुछ ये हमारे देश से ख़त्म हो जाए। तो आज के आर्टिकल में तो देखो इतना ही है। एक पुराना आर्टिकल अब आप रिवाइज कर लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइबर बुलिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बुलिंग का क्या मतलब होता है? किसको बुली करना, मतलब धमकाना। जैसे स्कूल में आप देखते हो 7वीं क्लास का बच्चा है, वो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को धमकाता है, लगातार डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डराता है, धमकाता है, मारता है। तो मतलब ये बुलिंग है, लगातार होस्टाइल बिहेवियर अगेंस्ट वल्नरेबल या फिर अगेंस्ट वीक, इसे कहा जाता है बुलिंग। अब स्कूल में देखो बुलिंग अगर होती है तो छोटा बच्चा जिसको डराया धमकाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हॉस्टिलिटी है बड़ी क्लास के बच्चे की, तो छोटी क्लास का बच्चा फिर स्कूल में जाना बंद कर देता है।
स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और देखो, ये तो हमने स्कूल बुलिंग की बात की। आजकल ना साइबर बुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। आजकल इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो यहाँ पर भी छोटे बच्चों को डराया धमकाया जाता है, वो डर जाते हैं, उनकी मेंटल सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, साइबर बुलिंग से संबंधित। कोविड के बाद तो देखो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो छोटे बच्चों के हाथों में ना मोबाइल और भी ज़्यादा आ गए। और देखो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चे को धमकाता है। बुलिंग अडल्ट के द्वारा भी हो जाती है, कई बार टीचर के द्वारा लगातार बच्चे को डराया धमकाया जाता है। छोटे बच्चों के अगेंस्ट टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बिहेवियर होता है। तो बुलिंग तो किसके द्वारा भी की जाती है? बुलिंग वीक के अगेंस्ट की जाती है, जो कमज़ोर हो। अब कमज़ोर कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, इंडिया में देखो 5 से 11 साल के बीच में 71 मिलियन बच्चे हैं, और हमारे देश में ये जो बच्चे हैं ना, ये टोटल जितना इंटरनेट बेस है उसका 14% है। तो इसलिए बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब उनके साथ में साइबर बुलिंग हो रही है वो अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को बताएं, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो रेलेवेंट एक्शन इस संदर्भ में लें। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाय एडल्ट्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है बिहाइंड द नंबर्स, 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट का नाम है एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। इसमें हाईलाइट किया गया था कि हर 3 में से 1 बच्चा जो है पूरे वर्ल्ड में, वो पिछले महीने किसी न किसी प्रकार की बुलिंग का शिकार जरूर हुआ था। और देखो, बुलिंग के रीजंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई बार देखो, कोई छोटा बच्चा दूसरे धर्म से है, जाति से है, एथनिक ग्रुप से है, तो उनकी बुलिंग हो जाती है। अब छोटे बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता, उनको सिखाया जाता है घर में, या फिर उनकी जो संगति है वहाँ पे सिखाया जाता है, ये इस धर्म का है, इसके साथ बात ना करो, ये एथनिसिटी का है, इससे बात मत करो। ये मतलब जो ये साइबर बुलिंग है या फिर बुलिंग है ना, किसी भी कारण से हो सकती है। आइडेंटिटी के कारण हो सकती है, कल्चर के कारण हो सकती है, रहन सहन के कारण हो सकती है, आदतों के कारण हो सकती है, कैसे आप दिखते हैं छोटे बच्चे, उनके कारण हो सकती है। जैसे छोटी सी बात है, नाम बिगाड़ा जाता है। जब हम सब छोटे होते थे, हम सब का कोई ना कोई जो नाम है वो दोस्तों के द्वारा रख दिया जाता था, लेकिन कई बार कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते इसको लेके कि उनका कोई नाम बिगाड़ा जाए, उन्हें कोई गलत नाम से बुलाया जाए। तो ये भी एक प्रकार की बुलिंग होती है। लगातार उनके खिलाफ कोई दूसरा पर्सन जो स्ट्रोंग है वो हॉस्टाइल है। तो इन सब चीज़ों को रोकना जरूरी है। कैसे रोका जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स निकालो, कौन कौन है। बच्चे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। बच्चों को अवेयर किया जाए, उनको स्किल दिया जाए बुलिंग पहचानने का। उसके बाद टीचर्स देखे कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। टीचर्स जो हैं वो बच्चों के फ्रेंडली हों, ताकि बच्चा बेरोक टोक बिना डर के टीचर को आगे सारी बात बता सके। पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो हमें आके बताइए। एक अच्छी चीज़ ये हुई, यूनेस्को ने ना एनसीईआरटी के साथ मिलके एक इंफॉर्मेशन बुकलेट रिलीज किया, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये यूजफुल डॉक्यूमेंट है, इसका इस्तेमाल सभी स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं। इसके अलावा तो लास्ट में देखो, एक बात बोली जाती है, कोई भी हो, सरकार हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको एक मत होना पड़ेगा। उनको मिल के साइबर बुलिंग खत्म करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नक्सलिज्म क्या है? नक्सलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक संघर्ष यानी इकोनॉमिक स्ट्रगल है, जो कि हथियारों के बलबूते पे, वायलेंस के सहारे फिलहाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक जो रेजीम है, उसको उखाड़ के अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहता है। और ये आइडियोलॉजी मार्क्स, लेनिन, माओ, इन सब के विचारों से प्रभावित है। मार्क्स के विचार क्या कहते हैं? मार्क्स क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो मेजर रिसोर्सेज हैं उन पे बुर्जुआ क्लास का कब्जा है, यानी अमीर लोगों का कब्जा है, और गरीब लोग जो कि मेजोरिटी में हैं उनको एक वायलेंट रेवोल्यूशन के सहारे से अमीर लोगों के राज को खत्म कर देना चाहिए और अपना राज इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के विचारों से प्रभावित है नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी। लेकिन सच तो यह है कि ये जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुकी है, और कुछ लोग
इस आइडियोलॉजी को टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने जो स्वार्थ है, अपने जो हित हैं, उनको पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग जिनकी आवाज उठाने का वो ढोंग रचते हैं, उन्हीं गरीब लोग, दलित लोग, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उन्हीं को दबाया जाता है अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। पहले हम नक्सलिज्म का इतिहास देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं, कैसे नक्सलिज्म इवोल्व हुआ। 3 फेजेस में मेनली आप नक्सलिज्म के इवोल्यूशन को डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिला, वहां पे 3 गांव जिसके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नक्सलबाड़ी, आप नोट डाउन कर लीजिए, नक्सलबाड़ी। दूसरे नंबर पे खारीबाड़ी और तीसरे नंबर पे फांसी देवा। इन 3 गांवों में क्या होता है, यहां पे चाय बागान के जो मालिक हैं वो पुलिस के साथ मिलकर कुछ मजदूरों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद सिलीगुड़ी किसान सभा से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम था जंगल संथाल, ध्यान से सुनिएगा, सिलीगुड़ी किसान सभा से जुड़े एक व्यक्ति जिनका नाम था जंगल संथाल, वो पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं। तो समझ गए? तो इस घटना से नक्सलिज्म का इवोल्यूशन होता है। ऐसी ऐसी 1-2 घटना और भी हैं, जैसे मैं आप एग्जांपल की तरह बताता हूं। एक आदिवासी जिनका नाम था विमल, कोर्ट के आदेश के बावजूद विमल को जमींदारों ने उनका लैंड नहीं लुटाया, तो इसके बाद में गांव वालों ने तंग आके जमींदारों की पूरी जमीन छीन ली। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई, जिसके बाद में इन 3 गांवों में सबसे पहले नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इवोल्व होती है। माओवादी नेता जनता के असंतोष का फायदा उठाते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दी जाती है। एक व्यक्ति जिनका नाम है चारू मजूमदार, नोट डाउन कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये, चारू मजूमदार ये 8 आर्टिकल्स लिखते हैं। उन 8 डॉक्यूमेंट्स में नक्सलिज्म की पूरी आइडियोलॉजी डिस्कस की गई है। तो इस 8 डॉक्यूमेंट्स के कारण जो नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी फैली। जैसे उदाहरण के तौर पे कानू सान्याल, इन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई इसी विचारधारा पर आधारित, जिसका नाम है CPI-ML, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ML का मतलब है मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई वेस्ट बंगाल के बाहर। इसका मेन केंद्र जो था पार्टी का वो था बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से बाहर भी नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी गई इस पार्टी से, CPI-ML, बिहार में भी पहुंची और उड़ीसा में भी पहुंची। लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने आर्मी का यूज करते हुए जो भी पार्टीज संबंधित थी नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी से, जो भी रिलेटेड थी, उनको दबा दिया गया। समझ गए? ये हुआ 1968 के आसपास। और 1971 में फिर से आर्मी की एक डिवीजन का यूज किया गया नक्सलिज्म से जुड़ी पार्टीज को दबाने के लिए। बाद में तो जब इमरजेंसी लगी तो कानून और भी ज्यादा सख्त थे, इसलिए यूज किया गया उन कानूनों का इंदिरा गांधी ने नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को सप्रेस करने के लिए। तो पहला फेज इसी के साथ खत्म हो जाता है, यानी इंदिरा गांधी ने पुरजोर ढंग से इस आइडियोलॉजी को दबाया। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड फेज स्टार्ट होता है 1980 में और खत्म होता है 2004 में। देखो 1980 से पहले, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इंदिरा गांधी ने जो भी पार्टीज नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी उनको सप्रेस कर दिया, उनको खत्म कर दिया। लेकिन 1980s के बाद कोंडापल्ली सीतारमैया, इनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में नक्सली फिर से संगठित होते हैं और अपनी एक नई पार्टी का निर्माण करते हैं, नए ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है PWG। फुल फॉर्म है इसकी पीपल्स वार ग्रुप। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है डंडा करने के आसपास, और जो मेन केंद्र रहा वो करीमनगर आंध्र प्रदेश में रहा इस पीपल्स वार ग्रुप का केंद्र। और देखते ही देखते इस ग्रुप का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे टेरेन काफी डिफिकल्ट है और एक्सेसिबिलिटी काफी कम है, जो गवर्नेंस है वो भी ऑलमोस्ट शून्य है। तो इन सभी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए, वहां पे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों को इस ग्रुप ने अपने साथ जोड़ा, खास करके ट्राइबल्स को। 1992 में जनार्दन रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने PWG यानी पीपल्स वार ग्रुप पे बैन लगा दिया। लेकिन उन दिनों बिहार में एक अलग से पार्टी बनी, उस पार्टी का नाम था MCCI यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। ये मेनली मार्जिनाइज्ड सेक्शन को लेके, यानी दलितों को लेके ये पार्टी बनाई गई थी, और ये संघर्ष था हायर कास्ट के खिलाफ में, उच्च जातियों के खिलाफ में। और इसके जवाब में हायर कास्ट वालों ने भी, यानी बिहार में उच्च जातियों वालों ने भी अपना ही अलग से संगठन बनाया, रणवीर सेना। तो उन दिनों 90s में काफी सारा संघर्ष देखने को मिला रणवीर सेना और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के बीच में।
उन दिनों की बात है ये 90s में, काफी सारे ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज बनी नक्सलिज्म आइडियोलॉजी के नाम पे, लेकिन आपस में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके बीच में और काफी सारी आपस में इनकी लड़ाइयां भी होती थी। लेकिन थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज में दो ये जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो पीडब्ल्यूजी हमने डिस्कस किया जो कि आंध्र प्रदेश में आधारित है, आंध्र प्रदेश में केंद्रित थी, दूसरा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया जो कि बिहार में पेश थी। दोनों मर्ज हो गई और इन्होंने अलग से एक ही पार्टी बना ली जिसका नाम था CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद। इस घटना के बाद में यानी मर्जर के बाद में 2004 के बाद एकदम से नक्सलियों के जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए थे। एक समय तो ऐसा आ गया था जब मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2006 में, उन्होंने भी कहा था कि नक्सलिज्म की समस्या है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखो हालांकि पिछले कुछ दिनों में नक्सलिज्म में काफी ज्यादा गिरावट आई है, अब जम्मू एंड कश्मीर की समस्या को सबसे गंभीर समस्या बताया जाता है, लेकिन 2006 में एकदम से बहुत सारे अटैक्स होने स्टार्ट हो गए थे नक्सलिज्म ग्रुप्स के द्वारा यानी नक्सलियों के द्वारा। और ये वो समय है जब 20 राज्यों में नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी अपने पांव पसार चुकी थी। 223 जिले, 460 पुलिस थाने इस आइडियोलॉजी के अंडर आते थे। यानी देखो एग्जांपल के तौर पे यूं भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ नेपाल, वहां पे नेपाल के अंदर में भी माओइज्म था, और यहां पे तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो पशुपतिनाथ नेपाल से लेके आंध्र प्रदेश के तिरुपतिनाथ, ये पूरा एक रेड कॉरिडोर दिखता था लाल रंग का। तो उसके बाद में ना सिर्फ ये रेड कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। यानी रेड कॉरिडोर से हटके अहमदाबाद में कुछ दूसरे जो ट्राइबल्स लोग हैं जैसे भील या गोड, उन लोगों को भी नक्सली आइडियोलॉजी से जोड़ा गया और कोशिश की गई कि रेड कॉरिडोर से हटके, यानी जो 6-7 ये मुख्य स्टेट्स हैं, 7 जैसे मुख्य राज्य हैं ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनसे हटके भी और जगह भी नक्सली रिक्रूटमेंट करने में लग गए उन दिनों 2004 के बाद। नक्सली देखो एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। सबसे पहले वो धरातल पे यानी जमीन पे एक अपनी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं, लोगों को अवेयर करवाते हैं नक्सलिज्म की जो भी विचारधारा है उसके बारे में, उनका माइंड वॉश किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए तो तमाम तरह की आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे ये सरकार की नीतियों के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर ये हथियार उठा लेते हैं, गोरिल्ला वार करते हैं सरकार के खिलाफ में। और चौथे नंबर पर ये अपनी ही सत्ता इस्टेब्लिश कर देते हैं, खास करके जंगलों में ऐसा देखने को मिलता है। आपने सुना होगा नक्सलियों की अलग से अपनी कोर्ट होती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। और कार्रवाई इनकी कैसे होती है, कार्यप्रणाली कैसे होती है, ये आर्म्ड फोर्सेस हैं उन पे अटैक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मेनली डेवलपमेंट ये आने ही नहीं देते, क्योंकि इनको पता है अगर एक बार डेवलपमेंट आ गई उस एरिया के अंदर तो लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। तो ये मेनली रोकते हैं, डेवलपमेंट को लाने ही नहीं देते वहां पे। और इसके लिए ये कुछ इंटेलेक्चुअल्स का भी सहारा लेते हैं। हमारे देश में भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स मुखौटा हैं नक्सलिज्म के, और इलेक्शंस को बायकॉट करते हैं। देखो अगर टियर 3 पंचायत आ जाती है, यानी पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर दूसरे जो इलेक्शंस होते हैं वो अच्छे से कंडक्ट हों, तो लोगों को भी लगेगा कि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने गए हैं और यही पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्शंस का भी बायकॉट कर देते हैं। जब डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर शांति वार्ता की बात आए तो उसका ये इस्तेमाल करते हैं, यानी पीस प्रोसेस का ये इस्तेमाल करते हैं अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। मेनली एसेंस यही है, ट्राइबल्स को मिसगाइड करके और पुअर्टी के नाम पे, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, जो भी असंतोष है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके नाम पे ये लोगों का फायदा उठाते हैं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए। इनके लिंक दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी देखने को मिलते हैं। जैसे पास्ट में हमें सबूत मिले हैं कि ISI के साथ में नक्सलिज्म के लिंक्स हैं। इसके अलावा चाइना से भी कई तरह की कुछ जो नक्सली विचारधारा से जुड़ी पार्टीज हैं वो चाइना से भी हेल्प लेती हैं। और मेन क्वेश्चन अब ये उठता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती है। देखो फंडिंग की अगर बात करें तो कोल माइनिंग में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे ये हिस्सा मांगते हैं, या फिर जो वनों की यानी फॉरेस्ट की जो अवैध कटाई होती है वहाँ पे भी ये अपना हिस्सा मांगते हैं। एक्सटॉर्शन मनी, किसी को किडनैप कर लिया वहाँ से ये अपना पैसा मांगते हैं, हफ्ता वसूल लिया, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ से इनकी फंडिंग होती है। उसके बाद में अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ नक्सली अपनाते हैं तो क्या नुकसान पहुंचता है इससे? बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं नक्सलियों की इन एक्टिविटीज़ के कारण। सबसे पहले देखो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये तो हमारी सॉवरेनिटी को ही चैलेंज है।
यानी रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं नक्सली, अपनी समानांतर सत्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं, भारत की जो सोवरेनिटी है उसको चैलेंज है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ जो इनके लिंक्स हैं, इससे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको और भी ज्यादा बल मिलता है, यानी देश की जो सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे खोखली होती जाती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उससे जनता का ही नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पूरे एरिया के अंदर डर और भय का वातावरण जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव होते हैं नक्सलिज्म के आइडियोलॉजीज हैं, यानी उन जगह पे जहां पे नक्सली अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। अब मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी क्यों फैलती है, तो क्या लिखोगे आप उसके अंदर? कुछ डायमेंशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी फैलती क्यों है। सबसे पहले तो देखो, जंगल जल जमीन, उनको फॉरेस्ट जो राइट्स हैं उनसे वो छीने गए, उनसे उनकी जमीन छीनी गई, जल छीना गया, तो इन सब कारणों के चलते उनके जो राइट्स हर्ट किए गए हैं, इसलिए वो नक्सली की जो आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो जंगल जल जमीन। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हो डेवलपमेंट रीजन, यानी कुछ रीजन्स में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं आया, इसलिए लोग वहां पे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। तीसरे नंबर पे जो मिलता जुलता पॉइंट है, गवर्नेंस का अभाव, यानी सुशासन का अभाव, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, पुलिस है वो भी अत्याचार करती है, तो इन कारणों के चलते भी कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। चौथे नंबर पे कल्चरल अटैक, यानी कुछ नक्सलियों को, कुछ ट्राइबल्स लोगों को ये फील होता है कि उनकी जो संस्कृति है वो खत्म की जा रही है, इसलिए वो भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये चौथा डायमेंशन है। पांचवा डायमेंशन ज्योग्राफिकल टेरेन, यानी देखो ये जो चार कारण हमने डिस्कस किए ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब टेरेन डिफिकल्ट होता है, टेरेन को एक्सेस करना मुश्किल होता है। अगर टेरेन डिफिकल्ट है, उसको एक्सेस करना मुश्किल है, तो सुशासन इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, डेवलपमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा, और उन क्षेत्रों में अगर कोल माइनिंग की जाती है या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं और ट्राइबल्स को प्रॉपर ढंग से रिहेबिलिटेशन नहीं होता, तो फिर उसके बाद में डेफिनेटली जो ट्राइबल्स हैं वो नक्सलियों की जो आइडियोलॉजी है उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पैट्रोनेज, छठे नंबर पे बारी आती है पॉलिटिकल पैट्रोनेज की, यानी कुछ राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो नक्सलियों को शरण देती हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स इसमें चलती हैं, फंडिंग इनकी आसानी से हो जाती है, फंडिंग की दिक्कत नहीं आती, और इवन लिंकेज देखने को मिलता है बाकी जो एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे आतंकवाद से जुड़े जो ग्रुप्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनसे भी इनका जुड़ाव देखने को मिलता है। इवन जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी नक्सली आइडियोलॉजी को आगे लेके जाते हैं चाहे अनचाहे। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं, आप लिख सकते हो अगर इस बारे में क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है। अगली वीडियो में हम नक्सलिज्म के बारे में डिस्कस करते रहेंगे और ये जानेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं फिलहाल और क्या करने की आवश्यकता है नक्सलिज्म से निपटने के लिए, तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।